हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर या जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक जो है कवर कर लिए थे। उसमें है उत्तर भारत के महान हिमालयों के बारे में पढ़ लिया, और गंगा के और सिंधु के ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में, या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, या भारत के महान मैदानों के बारे में पढ़ लिया। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको समझ लीजिए कि इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाने हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और जो है अगर वीडियो सही लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि आगे मैं देखता हूं कि लोग देख रहे हैं, तो मुझे भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। चलिए प्रायद्वीपीय पठार को हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्रकार से बना था, पेनिसुलर इंडिया किस प्रकार से फॉर्म हुआ था। तो पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि भारत का जो पेनिसुलर रीजन था, यह प्रायद्वीपीय पठार था, पहले ही किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। धीरे धीरे आप समझते जाइएगा, बहुत आसान होने वाला है और आपको मजा भी आएगा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अगर नहीं देखा है तो पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किससे अलग हुआ? अफ्रीका से अलग हुआ। और किस तरफ भागा? उत्तर की ओर भागा। उत्तर की ओर भागा और किससे टकराया? टकराया है आपका यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, जब अफ्रीका से अलग हुआ तो क्या हुआ? दरार पड़ी, अफ्रीका और भारत के बीच में अलग हुआ और अंदर से लावा आया। लावा ही निकलकर क्या हुआ? पूरे प्रायद्वीपीय भारत पे फैल गया। इसी से ही पठार का क्या हुआ? निर्माण हुआ। पठार या प्लेटिव वर्ड बार बार आ रहा है, तो देखते हैं कि पठार आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पठार क्या होता है। देखिए, आप ये जानते हैं कि पठार को प्लेट्यूज, हाईलैंड्स या टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। तो ये हमारे क्या है? पर्वत। अगर आप मैप में देखा होगा तो ये पर्वत है। अब इसी पर्वत का अगर हम शिखर को हटा दें और ऊपर वाला भाग क्या कर दे? समतल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पठार हो जाएगा। तो ये क्या है? पहाड़ है, और ये क्या है? पठार है। पहाड़ और पठार में इतना ही अंतर है कि ऊपर वाला भाग समतल होता है और आप इसमें रह सकते हैं या निवास कर सकते हैं। तो आइए भारत के जो है पठार या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं। पहले इसके लिए हमें भारत का मैप साथ में रखना होगा या मैप आपको बनाना होगा। क्लास करने से पहले आप A4 साइज पेपर जरूर रख लिया कीजिएगा, इससे आपको आसानी होगा नोट्स भी बनाने में। तो भारत को का जब हम मैप बनाते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आगे हम एग्जाम्स में भी अच्छा कर लेते हैं। और जब आप मैप बनाते हैं तो ज्योग्राफी आपकी हमेशा से क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। ये मैप जो आपको हम बना रहे हैं, ये मैप सांकेतिक होता है। ये मैप क्या है आपका? सांकेतिक है। ये भारत बन गया है। अब देखते हैं कि भारत के पठारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत के पठार के बारे में पहले कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। जो भारत के पठार का ढलान है वो पश्चिम से किस तरफ है? पूर्व की ओर। मतलब ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो अगर कोई पूछे हमें कैसे पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर है? क्योंकि सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती हैं। आप कोई भी नदी लीजिए, गोदावरी ले लीजिए, महानदी ले लीजिए, चाहे जो भी नदी लीजिए, नर्मदा और तापी को छोड़कर, क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और तापी, कृष्णा, कावेरी जितनी भी है, वो गोदावरी सब, नर्मदा तापी अपवाद है, वो भ्रंश घाटी में बहती है। वो ब्लैक माउंटेन जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में, ये भारत के भौतिक भूगोल में या भौतिक भूगोल में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, ये आपको एक फैक्ट पता लगा। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं। पहला जो भारत के प्रायद्वीपीय भाग को विभाजित किया गया है वह है आपका केंद्रीय मध्य भूमि। केंद्रीय मध्य भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, इंग्लिश में भी बोलता रहूं सेंट्रल हाईलैंड्स।
दूसरा जो आपको विभाजित किया गया है वह है पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटेउ। तीसरा जो आपको विभाजित किया गया है वह है उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटेउ। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दक्कन का पठार। अब अगर आप इस तरह, तो भारत के पठार को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में विभाजित किया। पहला केंद्रीय मध्य भूमि, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, चौथा दक्कन का पठार। अब हम पहला सेगमेंट लेकर चलेंगे, क्या है? केंद्रीय मध्य भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को 6 भागों में विभाजित किया गया। ABC से करते हैं। अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, दूसरा मेवाड़ का पठार, साथ में लिखते जाइएगा मेवाड़ का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार, पांचवा विंध्यन का पठार, छठा सतपुड़ा का पठार या सतपुड़ा रेंज। अब एक एक करके हम उनको मैप में बनाएंगे और साथ में आप उसको उसकी खास बात देखेंगे जिसको आप नोट करते जाएंगे। पहला क्या है? केंद्रीय मध्य भूमि या सेंट्रल हाईलैंड को हमने पहला भाग में बांटा, वो क्या है? अरावली का, अरावली पर्वत रेंज या अरावली रेंज। तो अरावली रेंज की खास बातें हम जानते हैं। अरावली रेंज भारत की जलवायु और जल विभाजक भी है कि गंगा के अपवाह को राजस्थान के क्षेत्र में आने से रोकती है। तो गंगा के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान के अपवाह क्षेत्र से या ड्रेनेज सिस्टम से या ड्रेनेज एरिया से अलग करती है। दूसरा जलवायु विभाजक भी है, एक जल विभाजक भी है और जलवायु विभाजक में है। आपको पता होगा कि अरावली रेंज की वजह से ही भारत की मानसून की पवनें इस तरफ तो वर्षा कराती हैं पर इस तरफ वर्षा नहीं कराती हैं। इसी वजह से राजस्थान में क्या है? राजस्थान सूखाग्रस्त है और थार का मरुस्थल। अगर ये अरावली रेंज इस तरह भारतीय मानसून पवनों के समानांतर न होकर क्या होते? लंबवत होते, तो यह क्षेत्र क्या होता? हरा भरा होता। अरावली पर्वत क्या है? में आपको कहां से मिलेगी? दिल्ली से लेकर आपको गुजरात तक मिलेगी। नोट करते जाइएगा, दिल्ली से लेकर गुजरात तक मिलेगी। रेसिडुअल माउंटेन है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। मैं यहां पे लिखता ही चल रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। दिल्ली से गुजरात तक अवशिष्ट पर्वत, आप लिखते जाइएगा, अवशिष्ट पर्वत है, दिल्ली से गुजरात तक में है। जलवायु है, जलवायु और जल विभाजक दोनों है। अब जो अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट आबू पे है, माउंट आबू पे है और उसे हम क्या कहते हैं? गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसी पे ही जैन लोगों का क्या है? दिलवाड़ा मंदिर है, जैन लोगों का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको अरावली से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया अरावली। अब दूसरा जो हमने बताया वो है आपका मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार लिख लीजिए। मेवाड़ के पठार में जो है, ये मेवाड़ के पठार की ये स्थिति होगी। मेवाड़ का पठार आपका कहां से है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राणा प्रताप का क्षेत्र है। कहां पे है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति है मेवाड़ के पठार की। मेवाड़ का पठार। अगला जो है हमारा वो है मालवा का पठार। मालवा का पठार का जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े क्षेत्र में है। आपको गुजरात में भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा, छोटा क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। तो मगर जो यहाँ पर देखेंगे मालवा का पठार जो है आपका, ये है आपका मालवा का पठार। तो मालवा के पठार के पश्चिम में क्या है? मेवाड़ का पठार है।
और आपको उत्तर पश्चिम में किसका है, अरावली का पठार है, या अरावली रेंज है। और उत्तर में आपको ग्वालियर का पठार भी मिल जाएगा, ग्वालियर का पठार मिल जाएगा। और आपको पश्चिम में यहां पर बुंदेलखंड का पठार मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार मिल गया। और जो इसके आपका दक्षिण में आपको विंध्यन की श्रेणियां मिलेंगी। किसकी श्रेणियां मिलेंगी, विंध्यन की श्रेणियां, विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी को बिहार में कैमूर श्रेणी के नाम से भी क्या जानते हैं, कैमूर की श्रेणी। बनाते जाइएगा, नहीं तो अगर मैं आगे रब कर दूंगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। कैमूर की श्रेणी, ठीक है। तो अब मालवा के पठार में जो खास बात है, मालवा का पठार में यहां पर चंबल जो नदी है वो इंपॉर्टेंट है। और मालवा के पठार में रिल इरोजन बहुत पाया जाता है, जिसको अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। इसी वजह से ये चंबल की घाटियां में जो डकैत वगैरह होते हैं वो मालवा पठार और बुंदेलखंड के रीजन में होते हैं। अगला जो है चौथा है वो आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार की स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं। बुंदेलखंड का जो पठार है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। उत्तर प्रदेश का 7 जिला है इसमें, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, इस तरीके के जालौन, उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 8 जिले। जिले आपको याद नहीं रखने हैं, मगर आपको एक फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूं। और इसका जो क्षेत्र है वो भी चंबल नदी के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है आपको। और ये जगह आपको बुंदेलखंड का पठार आपको बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और जो अगला है आपको पांचवा है जो आपको वह है विंध्य रेंज। अब देखिए विंध्य रेंज है जो मध्य सेंट्रल भूमि में विंध्य रेंज। विंध्य रेंज आपको गुजरात से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात से लेकर कहां तक फैला हुआ है, बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार। बिहार में इन्हें कैमूर रेंज के लिए जाना जाता है, इनको कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। और विंध्य रेंज में आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, जैसे में सांची का स्तूप और जितने भी फतेहपुर सीकरी में, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा, ये सब इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं रेंज के पत्थरों से मिलकर क्या है बनाया गया है। अगला है आपको सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो अब विंध्य श्रेणी मैंने आपको बता दिया, विंध्य को आगे ही जाकर बिहार में कैमूर की श्रेणी कहा जाता है। अब सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ठीक है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ये 3 रेंज से मिलकर बना है, ठीक है। इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, धूपगढ़ है। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से ही कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहां से बहेगी, विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में। इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है मैंने आपको बता दिया, धूपगढ़, और वह किस में है, मैकाल रेंज में। ये इतना आपको केंद्रीय मध्य भूमि के जो 6 डिवीजन हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। क्या है, अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य और सतपुड़ा। अब आते हैं दूसरा हमें कि भारत के प्रायद्वीप का जो दूसरा हिस्सा है, पहला हमने देखा केंद्रीय मध्य भूमि, अब दूसरा हम देखते हैं क्या है, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वी पठार। पूर्वी पठार को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। छोटा नागपुर ए, बी आपको छत्तीसगढ़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार या छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन, और तीसरा है आपका दंडकारण्य। इनको हम मैप में एक बार बना लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार का जो एरिया है वो बेसिकली ये एरिया है और ये झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में
और बिहार के या मध्य प्रदेश का छोटा बहुत रीजन है। बेसिकली किसके लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, ये फेमस है कोयले के लिए, कोयले के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है। दामोदर यहाँ की कौन सी नदी है, प्रमुख नदी है, दामोदर यहाँ की प्रमुख नदी है। और इधर ये इसके पूर्व में राजमहल पहाड़ियां पाई जाती हैं, राजमहल बनाते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, राजमहल पहाड़ियां कोयले के लिए फेमस है, छोटा नागपुर, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह पारसनाथ हिल्स है। सबसे ऊंची चोटी क्या है, पारसनाथ हिल्स। इसी वजह से मैं यहां अगर साफ नहीं दिख रहा तो मैं बोलता चलता हूं आपको, पारसनाथ हिल्स। अब आते हैं कोयले के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन जो है, ये जो एरिया है इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो महानदी है, और ये भी किसके लिए फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। अगला आते हैं, इसको भी हम बना लेते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन। अगला हमारा है दंडकारण्य, ठीक है, छोटा एरिया है दंडकारण्य, ये बड़ा एरिया है। दंडकारण्य जो फेमस है ये किसके लिए है, टिन के लिए फेमस है, टिन, यहाँ खनिज बहुत पाए जाते हैं। यहां का जो एरिया है ये दंडकारण्य, ये देखिए ये कहां तक है, इसमें महाराष्ट्र भी आ जाएगा आपका, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, टिन के लिए फेमस है। महाराष्ट्र आ जाएगा आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये क्षेत्र आते हैं, तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्र इसमें क्या है, दंडकारण्य के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आपने पूर्वी पठार पढ़ लिया, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं, हमारा जो है ये सेगमेंट है पूर्वी पठार। अब इसके बाद का जो सेगमेंट है वो है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में शिलांग का पठार आता है। उत्तर पूर्वी पठार में केवल एक पठार आएगा, वो है उत्तर पूर्वी पठार में केवल और केवल शिलांग का पठार। शिलांग का पठार, मेघालय का पठार, इनके नाम से इसको जाना जाता है। यह दरअसल पूर्वी पठार का ही हिस्सा था, यह बेसिकली छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा था, मगर गंगा नदी ने बीच में अवसाद ला दिया, तो यहां जो आपका किसका है हिस्सा, ये मेघालय का पठार है। और ये बाद में क्या हो गया, अलग हो गया इससे यहां पर, और ये हो गया मालदा ट्रैप। तो शिलांग का पठार बेसिकली झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, किंतु मालदा ट्रैप से पूर्वी पठार से अलग हो गया। और जो है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका नोकरेक है, नोकरेक। अब हम आगे आकर देखते हैं, मैं आगे आपको ये पिक्चर लगा दूंगा, एक फोटो खींचकर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब आगे जो हमारा तीसरा है, हमने 3 पढ़ लिया, अब चौथा जो हमारा है वह है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पहला ए दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप को महाराष्ट्र का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, दक्कन ट्रैप। यहां पर बेसिकली काली मिट्टी पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में बेसिकली काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास की खेती के लिए बहुत क्या है, फेमस है। और इसका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात का क्षेत्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। काली मिट्टी है, बेसाल्ट किस्म की चट्टानों से मिलकर बना है, और आप 5 लाख वर्ग किलोमीटर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। और यह एरिया बेसिकली अफ्रीका से जब अलग हुआ और यहाँ पर लावा फैल गया, तो ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, लावा से ही बना हुआ है। इसी वजह से इसे दक्कन ट्रैप भी क्या कहा जाता है। तो आपने देख लिया, ये कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और गुजरात का क्षेत्र जो है इसमें आता है, ये क्षेत्र भी आएगा। यहाँ पर आपकी गिर की पहाड़ियाँ हैं, ये भी इसी में ही आएंगे, गिर की पहाड़ियाँ।
अब इसका जो अगला पोर्शन है वो है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार का जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वह है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक का पठार। कर्नाटक और कुछ हिस्सा केरल का इससे मिलता है और यहाँ कृष्णा, कावेरी और शरावती जो है नदियाँ निकलती हैं और यहाँ सबसे ऊंचे ऊंचे प्रपात पाए जाते हैं, जैसे जोग प्रपात, सिमोगा प्रपात जो कि आपका नदियों पे पाए जाते हैं, इरावती नदी पर। तो ये ऊंचे ऊंचे वाटरफॉल्स आपके कर्नाटक के पठार में पाए जाते हैं। खनिज यहाँ बहुत पाए जाते हैं, कोलार माइन फील्ड भी इसी में है, खनिज के लिए बहुत फेमस है, सोने के लिए कोलार माइन फील्ड्स, आपको नाम सुना भी होगा। तो कर्नाटक का पठार, और बेसिकली ये इलाका किस में पड़ता है, आपका धारवाड़ के क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से क्या है, यहाँ खनिज बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कर्नाटक का पठार। अब लास्ट जो है वह है आपका आंध्र का पठार या तेलंगाना। आंध्र का पठार या तेलंगाना का पठार, इसे नाम दिया जाता है आंध्र का पठार या तेलंगाना का पठार। आंध्र का पठार या तेलंगाना का पठार। तो यहाँ ये जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। यहाँ पर भी खनिज पाया जाता है। कोलेरू जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी वेटलैंड है या नम भूमि है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्लीकोंडा, पलाईकोंडा और इस तरीके के नल्ला मलाई जैसी पर्वत श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो ये है आपका तेलंगाना का पठार जो आपको मैंने बताया। तो ये भारत का पठार के बारे में मैंने अभी तक पढ़ा आपसे। तो जो भारत के पठार का अगर हम एक हिसाब से आउटलाइन बनाएं कि मार्जिन्स कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो मार्जिन देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि हम मार्जिन कहाँ पे हैं। तो यह उसकी सीमाएं, अरावली इसकी कैसे उत्तर पश्चिम सीमा है, उत्तर पश्चिम सीमा है। पूर्व की सीमा क्या है आपका, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये पूर्व की सीमा है। आपकी पश्चिम की सीमा गिर की पहाड़ियाँ हैं, ये गिर की पहाड़ियाँ इसकी क्या है, पश्चिम की सीमा है। इधर आपका ये वाला इलाका, इसकी सीमा क्या है, आपका पश्चिमी घाट, ये सीमा क्या है, पूर्वी घाट। और ये क्या है आपका शिलांग का पठार, ये उत्तर पूर्वी सीमा है। तो उम्मीद करता हूं आपको भारत के पठार पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।